हेलो गाइस। भारत एक ऐसा देश है जिसमें उसकी खुद की भाषा हिंदी को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितना कि दूसरे भाषा को दी जाती जो कि इंग्लिश है। एक्चुअल में भारत में इंग्लिश आज एक लैंग्वेज नहीं बल्कि एक क्लास बनकर रह गई है। एएसआर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टडीज किया हुआ 83% स्टूडेंट जॉब के एलिजिबल ही नहीं है, या जॉब के लिए जो क्राइटेरिया फिलअप करनी चाहिए वो क्राइटेरिया वो फिलअप नहीं कर पा रहा है। जिस स्किल की जरूरत होनी चाहिए किसी भी जॉब पार्टिकुलर जॉब के लिए वो स्किल वो गेन नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली ये एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में आया कब से, एक्चुअल में इसके पीछे का रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से हमारे देश की जो भाषा है उसको हम उतनी प्रीफरेंस नहीं देते जितना कि इंग्लिश को देते हैं। वहीं एक व्यक्ति जब इंग्लिश बोलने लगता है तो उसके सामने खड़ा व्यक्ति अपने आप को इंफीरियर महसूस करने लगता है। उसको लगता है कि जिसको इंग्लिश आती है वो डेफिनेटली ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। एक्चुअल में इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका रूट कॉज क्या है, हम उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ साथ इस एजुकेशन सिस्टम के साथ होते हुए भी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्यों है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली इसकी शुरुआत होती है 1835 से। 1835 से जब भारत पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। एक्चुअली में ब्रिटेन के राज करने का सिर्फ दो ही पर्पस थे। एक तो वो अपना कंट्रोल पूरे भारत पर बनाए रखें, साथ ही उनका जो बिजनेस है या जो उनका बिजनेस मॉडल वो अधिक से अधिक ग्रोथ कर सके। लेकिन इन दोनों में एक सबसे बड़ी जो बाधा बनी वो थी लैंग्वेज वेरिएशन। एक्चुअल में उनकी लैंग्वेज इंग्लिश हुआ करती थी और भारतीयों की लैंग्वेज हिंदी थी, तो कम्युनिकेशन बेहतर ना होने के कारण उनकी जो दोनों महत्वपूर्ण उनका जो उद्देश्य था दोनों फेल होता नजर आया। उसी के दौरान उन्होंने ब्रिटेन से एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले। उस व्यक्ति के आने से ये जो समस्या लैंग्वेज वेरिएशन की थी वो खत्म हो गई और जो ब्रिटिश का नियंत्रण था भारत पर या कंट्रोल था वो और भी बेहतर ढंग से हो पाया और जो उनका जो बिजनेस मॉडल था वो ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा। उसी को ही भारत के एजुकेशन सिस्टम का जनक कहते हैं या फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एक्चुअली उसके आने के बाद ये सारी समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो गई क्योंकि उसने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम ला दिया जिसके थ्रू भारत के अपर क्लास को इस लायक बना देना था कि उसे लगने लगे कि इंग्लिश ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या इंग्लिश एक क्लास बन गई है, जिसको आ रहा है उसको अलग लेवल की प्रेफरेंस मिलती जा रही है। एक्चुअल में ये बात 1947 तक हम ये कह सकते हैं कि 1947 तक रही होगी, लेकिन नहीं, 1947 में हम आजाद तो हो गए लेकिन उनके एजुकेशन सिस्टम से हम आज तक आजाद नहीं हो पाए हैं। अगर मैं बात करूं उनका बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम आज भी भारत में एग्जिस्ट करता है। आज भी भारत का एक सामने खड़ा व्यक्ति अगर इंग्लिश में बोलता है तो उसके अपोजिट खड़ा व्यक्ति अपने आप में इंफीरियर महसूस करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इस व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो डेफिनेटली ये मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आज भी लगभग 83% लोग एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयबल है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लायक ही नहीं है। ऑलरेडी मैंने इस बात को स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। आज भी हमारे सिलेबस का लगभग 90% या 80% ऐसा भाग होता है जिसका प्रयोग हम पूरे जीवन में नहीं कर पाते हैं, ऐसा हमारा कैरिकुलम है। एक बात और मैं बता दूं, ये जो बच्चे सफल हो जाते हैं ना और जो कोचिंग सेंटर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा कर बता देते हैं हमारे यहां से पढ़े, एक्चुअल में उस कोचिंग सेंटर की मात्र 10% भागीदारी होती है उस बच्चे के सक्सेस में। 90% वो बच्चा खुद मेहनत करता है, खुद एनवायरनमेंट से सीखता है, खुद चीजों को एनालाइज करता है, उसे पता चलता है कि वो लोगों से बेहतर कर सकता है और इस वजह से वो सक्सेस होता है, जिसकी सक्सेस कोचिंग सेंटर वाले लेकर अपने कोचिंग को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं या और ज्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको एक बात बता दूं कि आज अगर हम अपने पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में सिर्फ इतना रह गया है कि एक बच्चा इसलिए पढ़ता है ताकि उसका स्कोर बेहतर आ जाए, ताकि उसके माँ बाप उसका कंपैरिजन किसी और बच्चे से कर सकें। माँ बाप का भी प्रेशर बच्चों पर यही होता है कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छे मार्क्स आएंगे तो हम तुम्हारा कंपैरिजन किसी और व्यक्ति से कर पाएंगे।
और जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप लोग इस एजुकेशन सिस्टम के से डेफिनेटली उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते जिस लेवल पर आपको पहुंचना चाहिए। और आप अपने बच्चों को मार्क को लेकर असेसमेंट करना बंद कर दीजिए और अपने बच्चों का कंपेयर दूसरे बच्चों के साथ करना बंद कर दीजिए। नहीं, जिस दिन आपके बच्चों ने आपको मतलब अपने माता पिता का कंपेयर किसी और माता पिता से कर दिया तो डेफिनेटली वो दिन बहुत ही खराब रहेगा। ऐसा आज की सोसाइटी बन चुकी है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ने में अच्छा है वो उसका रिजल्ट तय करेगा कि एक्चुअल में उसका रिजल्ट कितना है, उसके मार्क्स कितने हैं। उसके बिहाफ पर हम उसका असेसमेंट कर लेते हैं कि वो व्यक्ति किस लायक है, जबकि उसके नॉलेज के बारे में हम कोई बात करते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा लूफहोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। आज भी लोग 10-10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लगा देते हैं कि उनको लगता है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हमारा जीवन सेटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा ही नहीं है। उनको ये लगता ही नहीं कि हमने जो पढ़ाई की है उससे हम एक ऐसी स्किल डेवलप करेंगे जिससे कंपनियां खुद ब खुद हमें हायर करेंगी और ऑटोमेटिक जॉब हमारी चलती रहेगी, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। क्यों? क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी अपने ऊपर भरोसा नहीं दिलाता है कि आप इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकते हैं। ये जो आज हम लोग बात करते हैं बड़े बड़े लोगों की, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, सत्या नाडेला हो या पराग अग्रवाल हो, एक्चुअल में ये भी इस भारतीय एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो आगे नहीं ही बढ़े हैं। इन्होंने भी अपनी फर्दर स्टडी फॉरेन कंट्री में ही की है। आप इनके बारे में एनालाइज करके देख सकते हैं। और इन्होंने अपने स्किल को अलग तरीके से डेवलप किया, अलग वैल्यू उसको दी और फिर आज वो इतने आगे बढ़ गए हैं। आज भी हमारे देश में स्किल पर कोई बात ही नहीं होती है। हालांकि इतने सालों बाद एनईपी 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट कर दिया गया। एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने से क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या हमें बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, क्या हमारे सिस्टम में कोई बदलाव होगा या नहीं बदलाव होगा। यह हम लोग अपने अगले किसी वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर इतना ही बेहतर होता तो देश में लगभग 53 मिलियन लोग आज भी बेरोजगार ना होते। एक्चुअली हम लोग बात कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता कौन है। हर वो व्यक्ति जिसकी एज 15 से लेकर 60 साल है, 15 से लेकर 60 साल है और वो नौकरी करना चाहता है फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है तो उसे हम बेरोजगार की कैटेगरी में शामिल करेंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र तो 15 साल से ज्यादा है और वो काम करना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ खाता है, सोता है और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करता है, तो वो ना तो देश के लिए काम आएगा और ना तो फैमिली के लिए, क्योंकि ना तो वो देश की इकोनॉमी में अपना प्रतिभाग कर पाता है, ना तो देश की इकोनॉमी बढ़ा पाता है और ना तो फैमिली इनकम को या फैमिली इकोनॉमी को बेहतर कर पाता। डेफिनेटली वो एक तरीके के बोझ होते हैं इस धरती पर, इस परिवार पर और इस देश पर, जो लोग काम नहीं करना चाहते, जिनकी एज 15 से ऊपर है या 18 से ऊपर है। किसी को फ्री लैपटॉप दे देने से, फ्री टैबलेट दे देने से या फ्री में चीजें प्रोवाइड कर देने से उसकी स्किल कभी भी डेवलप नहीं होती। अगर स्किल डेवलप करना है तो उसे ऐसी एजुकेशन देनी पड़ेगी या उसका किस कैटेगरी में, किस सेक्टर में उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, उसमें काम करने की जरूरत है। हमारा ये एजुकेशन सिस्टम एक कॉमन सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है 10th तक, जिसमें बच्चों को 10th तक लगातार वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। हालांकि एनईपी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी चर्चा करेंगे। अगर मैं करंट एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो जो करंट एम्प्लॉयमेंट रेट है 7.1 है। इट मींस हर 100 लोगों में से 7 लोग अनएम्प्लॉय हैं या जो बेरोजगार हैं। अगर हम बेरोजगारी रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो होता है टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100। तो करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.1%। इट मींस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि प्रत्येक 100 में से 7 लोग बेरोजगार हैं, जो नौकरी तो चाहते हैं लेकिन उनके लायक या उनके लेवल की नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही है। एक आंकड़ा आपको चौंकाने वाला मिलेगा कि यूपी में 368 जॉब के लिए लगभग 30 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं। वहीं रिसेंट में कंडक्ट किए गए एनटीपीसी एग्जाम में
इसकी जो डेट आई थी एक्चुअल में 2 साल पहले आई थी, जिसमें 35,000 सीट के लिए लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और इसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर, लगभग हर कैटेगरी के लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था इस 35,000 जॉब के लिए। और इस जॉब के लिए वो 2 साल हो गए हैं। उसके बाद इसका प्री एग्जाम कंडक्ट किया गया और प्री एग्जाम का रिजल्ट है। मेंस की एग्जाम कब होती है, फाइनली जॉब कब लगती है, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बन चुकी है। किसी भी सेक्टर में जो जॉब आती है उसका टाइमली ना लग पाना, कई लोग इस वजह से अंडर एज हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो फॉर्म की डेट होती है उसके अकॉर्डिंग उनका एग्जाम उनके एज के अंदर हो ही नहीं पाता। उनकी एज 27 साल होती है, 27 साल में फॉर्म भरते हैं और पेपर जाकर 29 साल में होता है, जब वो ओवर एज हो चुके होते हैं। और हमारे यहां इतना ऑब्सेशन हो चुका है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, क्योंकि हमें अपने एजुकेशन पर हमारा एजुकेशन वो ट्रस्ट नहीं दिलाता है लोगों पर या स्टूडेंट के अंदर कि वो अपनी स्किल को ग्रोथ करके या अपने एजुकेशन के बल पर एक अच्छा मुकाम इस देश में हासिल कर सकते हैं। वहीं कई साल हम 10-10 साल ये सीखने में लगा देते हैं कि हमें अंग्रेजी बोलनी है, हम अंग्रेजी सीखने में 10 साल बिता देते हैं, फिर भी हम अंग्रेजी उस ढंग से नहीं बोल पाते हैं। वहीं एक 5 साल का बच्चा अंग्रेजी फ्लुएंसी से बोलता है। क्यों? क्योंकि इसकी सराउंडिंग, उसका एनवायरनमेंट उस तरीके का माहौल दे रहा है। हमारा देश उस तरीके का माहौल नहीं दे रहा है कि हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज कर सकें। हमें अपने देश में यूज हो रही लैंग्वेज को बढ़ावा देना है और लोगों के स्किल को डेवलपमेंट करने पर फोकस करना है। और आपको कोई जॉब इसलिए नहीं देता है कि आप उसके लिए काम करते हैं, जॉब इसलिए देता है, आपकी सैलरी अगर वो 100 रुपए निर्धारित करता है तो डेफिनेटली वो 500 की उम्मीद आपसे करता है कि 100 रुपए आपको देगा तो आप उसे 100 रुपए का काम नहीं करके दोगे, आप उसे 500 का काम करके दोगे। और वो व्यक्ति गेम चेंज कर देता है जो जिसकी सैलरी 100 रुपए की होती है, वो कमा कर 500 रुपए देता है। ऐसे व्यक्ति से ही हमारा देश ग्रोथ करेगा, या वो व्यक्ति जो अपनी स्किल का यूज करके किसी भी कंपनी को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। इसलिए हमारे देश में, इसलिए उसके लिए जो जॉब प्रोफेशन होगा वो डेफिनेटली उस व्यक्ति से अलग होगा जो 100 में 100 कमा कर देता है। डेफिनेटली उसको निकाले जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है जो 100 रुपए में 200 रुपए या 100 रुपए काम करता है। वहीं जो 100 रुपए से लेकर 500 कमा कर देता है, वो डेफिनेटली मार्केट के लिए गेम चेंजर होता है या उस कंपनी के लिए गेम चेंजर के रूप में काम करता है, जिसको कंपनी निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। थैंक यू गाइस।